हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, राजा, किसान और नगर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके इसको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड, राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बाद के विकास के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है वो हमारा फर्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट है और सेकंड वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है और आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इम्पोर्टेंट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के बाद के विकास, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके 1500 वर्षों के बाद के जो विकास है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई थी। कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे कि वैदिक का मतलब क्या होता है। वैदिक सभ्यता का मतलब होता है किसी चीज को जानना या खोज करना। तो वैदिक सभ्यता में जो लोग आए थे वो थे आर्य लोग थे। इनकी भाषा संस्कृत थी और इधर इसमें 4 वेदों की रचना हुई थी। उनमें से सबसे पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता कहलाती है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता कहलाती है। तो वैदिक सभ्यता को 2 काल में विभाजित किया गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है यह काल अच्छा था, यानी कि जो ऋग्वेद है उस काल को अच्छा माना गया है, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसे ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। और उसका कारण क्या है? इसके 2 कारण है। इस काल में जो शासक थे वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। ब्राह्मण लोगों ने नीची जातियों का शोषण किया हुआ था और उनके साथ वो क्या करते थे? सती प्रथा करते थे या जातिवाद का मतलब उनके साथ बहुत बिहेव बैड करते थे। तो इसका जो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 BC, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। अब क्या था कि जो उत्तर वैदिक काल में जो है लोगों के साथ बहुत गंदा बिहेव हो रहा था। तो जो नीची जाति के लोग थे और जो हिंदू थे ना, वो ब्राह्मणों से परेशान होकर उन्होंने क्या करा, महाजनपद का उदय के समय दो जो धर्म थे वो सामने आए थे, वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो लोगों ने क्या करा, इस उत्तर वैदिक काल से परेशान होकर इन 2 धर्मों में अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। और इसका कारण ये था कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे इन दोनों में सबको समान माना जाता। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है उसकी जो मतलब किसने इस साम्राज्य की स्थापना की थी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम देखते हैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, यानी कि जो घनानंद है वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। वो पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो उनका नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। ये तीनों नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि जो कौटिल्य थे वो कौन थे, चाणक्य थे वो कौन थे, और जबकि ये एक ही इंसान थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। गुरु यानी कि टीचर थे उनके। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे, साधारण वेशभूषा वाले व्यक्ति थे, जिनको बाद में चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री बनाया, यानी कि अपने गुरु को इन्होंने क्या करा, बाद में मंत्री बनाया। इन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया और अपना बदला लिया घनानंद को पराजित करके यानी कि उन्हें हरा के।
उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है कि जो विष्णुगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, उन्होंने अपना बदला नंद वंश से इसलिए लिया था क्योंकि नंद वंश के टाइम पे जो विष्णुगुप्त थे उनकी ना इन लोगों ने बेइज्जती कर दी थी, यानी कि मतलब उनकी चोटी पे कमेंट कर दिया था और उनका मजाक बना दिया था। तो विष्णुगुप्त को बहुत ज्यादा ना मतलब अपनी बेइज्जती फील हुई थी, तो उन्होंने सोचा था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो विष्णुगुप्त जब बाहर आ रहे थे तो उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने देखा ना, तो उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी उन्हें नजर आई जो एक राजा में होती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस मतलब बच्चे को इतनी शिक्षा दूंगा और ऐसा मतलब योद्धा बना दूंगा कि ये मेरा बदला लेगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को खूब शिक्षा दी, खूब अभ्यास कराया, और उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त का मतलब बदला लेके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम देखते हैं ब्राह्मी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ। ये लिपियां हैं, तो उनका अर्थ कब और किसने निकाला? 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेस। अब क्या था, 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेस। इस लिपि का उपयोग उस समय के सिक्के और अभिलेखों में था, यानी कि जो ये लिपि है ना, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, उस समय इसका जो प्रयोग होता था वहां के जो सिक्के थे और जो अभिलेख होते थे उनमें करा जाता था। जेम्स प्रिंसेस को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी और मनोहर मुखावटी वाले राजा का नाम लिखा है। प्रियदर्शी यानी मतलब होता है सुंदर मुंह वाला। ठीक है, तो जो जेम्स प्रिंसेस थे उन्हें पता लगा कि जो अधिकांश अभिलेख है और सिक्के है ना, उसपे ये प्रियदर्शी वाले राजा का नाम, सुंदर मुख वाले राजा का नाम लिखा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है उनका अर्थ किसने निकाला था? तो उसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेस। नेक्स्ट है हमारा 16 महाजनपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना गया है। अब इसको रीजन है कि इसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना गया है। नगर नगर लोहे का प्रयोग सिक्कों का विकास, यानी कि इस समय पे क्या हुआ था, एक तो नगर व्यवस्था शुरू हो गई थी, लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था और सिक्कों का विकास शुरू हो गया था। वज्जी, मगध, कौशल, करु और पांचाल, गंधार, अवंती, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन, यानी कि ये जो नाम है ना वो 16 महाजनपद है और इन पे किसका शासन था? राजा का था। अब है गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था, यानी कि अधिकांश जो महाजनपद थे उन पे राजा का शासन होता था, लेकिन सिर्फ गण और संघ ऐसे राज्य थे जहाँ पे समूह शासन करता था। समूह मतलब होता है ग्रुप। हर महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और पाबंदी सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत होती है, यानी कि अब जैसे कि उसे किलेबंद रखा गया है तो वहाँ पे जो सेना वगैरह है वो भी अपना काम करेंगी, तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा अधिक धन की जरूरत पड़ती है उनके रखरखाव के लिए। शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूलता था। अब भाई धन की जरूरत है तो अब क्या करता था शासक? जो किसान होते थे, व्यापारी होते थे, उनसे कर वसूलता था, यानी टैक्स लेता। हो सकता है पड़ोसी राज्यों को लूट कर भी धन इकट्ठा किया जाता हो, यानी कि जो आसपास के राज्य होते थे क्या पता उन्हें भी जो धन है उसे इकट्ठा किया जाता हो। लास्ट पॉइंट है, धीरे धीरे कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र रखने लगे, यानी कि अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो स्थायी सेना यानी परमानेंटली सेना थी और नौकरशाही तंत्र यानी कि वहां पे ये शुरू होने लग गया था। कहाँ पे होने शुरू हो गया था? 16 महाजनपद। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो सारे हैं वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती,
ये सारे 16 महाजनपद है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मगध। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मगध है वो सबसे ज्यादा फेमस है, तो हम उसे आगे बढ़ते हैं कि वो क्यों फेमस है। अब है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको लिखा भी हुआ है। मगध महाजनपद है, साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों था, ये इतना समृद्ध क्यों था, तो इसके काफी रीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है कि जो मगध है उसके वो समृद्धशाली इतना क्यों था। सबसे पहला इसका रीजन है प्राचीन शक्तिशाली जनपद था, यानी ये सबसे प्राचीन था और ये शक्तिशाली। पटना गया वर्तमान में, यानी कि अभी ये कहाँ पे है, पटना में है, गया में वर्तमान, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी, यानी कि इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो कौन सी थी, राज। इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो प्राकृतिक रूप से रक्षा करती, यानी कि इसके जो आसपास जो थी पहाड़ियां थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती। यहाँ की उपजाऊ थी, यानी कि यहाँ पे भूमि उपजाऊ थी, और उपजाऊ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सिंचाई वगैरह व्यवस्था अच्छी होगी और कृषि भी अच्छी होगी, उपजाऊ भूमि पे। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी। अब यहाँ पे नदियां भी पास में थी, इसलिए जो सिंचाई होती थी वो इनसे ही होती थी, इससे कृषि में बहुत मदद हुई। गंगा और सोन नदी में नौका द्वारा यातायात की सुविधा थी, यानी कि यहाँ पे क्या था, जो गंगा है और सोन नदी है ना, वहां से नौका द्वारा यातायात यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नौका द्वारा होता था। तो इससे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब यातायात से नौका थी तो जिससे व्यापार में वृद्धि हुई, यानी कि अब व्यापार भी होता था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं नौका से सामान बेचने या लेने। लोहे की खानें थी, यहाँ पे जो है लोहे की खानें थी। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे। अब भाई हाथी उपलब्ध है, इसमें इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे जब लड़ाइयाँ होती थी ना, जो हाथी होता था वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था लड़ाइयों में, क्योंकि बहुत बड़ा होता था। तो इस टाइम पर ना इसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी, तो इसलिए इधर लिखा हुआ है कि इन जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध, तो ये उस टाइम पे तो बहुत इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो जो ये राजा किसान नगर आरंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्था है ना, उसमें जो इसका टाइम है ना, वो हम इसमें ये पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी जेम्स कुक द्वारा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि पर पता लगा। मैंने बताया था 1830 के दशक में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स, उनके द्वारा जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है उनका अर्थ निकाला गया था। अभिलेख व खोज ग्रंथों के अनुसार, यानी कि अभिलेख और खोज ग्रंथों के अनुसार पता लगता है जो अशोक था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, यानी कि जो अशोक था ना वो सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसको चंद्रगुप्त ने स्थापना की थी, और जो मौर्य साम्राज्य था वो भारत का पहला एक साम्राज्य था। इम्पोर्टेंट है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि जो भारत का पहला साम्राज्य था वो कौन था, तो उसमें हम क्या करेंगे, मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट है हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना गया। राज्यों नगरों का विकास, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास आदि, यानी कि उस टाइम पे क्या था, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा विकास होने लग गया था, जैसे मैंने आपको बताया लोहे का, सिक्कों का विकास आदि। जैन और बौद्ध सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधारे का काल, यानी कि उस टाइम पे क्या था, जैन और बौद्ध दोनों ही विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं थी वो आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो थी ये बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि इन दोनों में ही क्या था कि सबको समान माना। महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख,
यानी कि 16 महाजनपद जो थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती जैसे प्रमुख महाजनपद। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था, यानी कि शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में है। महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, गण और संघ अथवा कई समूह का शासन था, यानी कि सिर्फ जो 16 महाजनपद में से सिर्फ 2 राज्य ऐसे थे जिन पे कई लोगों का समूह का शासन था, लेकिन जो बाकी महाजनपद थे उधर किसका शासन था? सिर्फ राजाओं। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध, उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, नदियों द्वारा यातायात आवागमन और योग्य शासक, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो मगध था वो इतना शक्तिशाली क्यों था। मैंने आपको बताया था यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, लोहे की खानें थी और नदियों द्वारा यहाँ यातायात का आवागमन था और यहाँ पे योग्य शासन। ये पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, योग्य शासन। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत है मेगास्थनीज के विवरण। मेगास्थनीज जो था वो एक यूनानी शासक था और वो मतलब इधर आया था तो उधर उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। तो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, उस बारे में पता चलता है। ठीक है, मेगास्थनीज के विवरण कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि ये पैसों से रिलेटेड है, इसका मतलब वही है कि जो शासनकाल से रिलेटेड। नेक्स्ट है जैन, बौद्ध, पुराणिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के आदि, अशोक के अभिलेख और वह स्तंभ प्रमुख, यानी कि हमें इन सब के बारे में किस किस से जानकारी मिलती है? एक तो हो गया मेगास्थनीज के विवरण, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, और जैन बौद्ध धर्म के पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के आदि, और अशोक के अभिलेख। अशोक के द्वारा भी जो अभिलेख है वो काफी फेमस है, और स्तंभ प्रमुख। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है वो कैसे चलता था। 5 प्रमुख राजधानी केंद्र थे। राजधानी इधर की पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णी, यानी कि एक केंद्र राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 क्या थे? प्रांत थे। नेक्स्ट है हमारा 11 पॉइंट, मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति, यानी कि जो मेगास्थनीज थे उन्होंने बताया था कि जो सैनिक गतिविधि थी वो संचालन से होती थी, यानी कि एक समिति बनाई गई थी जिसके अंदर एक समिति थी और 6 उप समिति थी। उसके बारे में लिखा गया है, जिनके कार्य नौसेना का यातायात, खान पान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों का, रथारोहियों का तथा हाथियों का संचालन, यानी कि उन्होंने बताया कि एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी, जिनके अंदर क्या होता था? नौसेना का संचालन होता था, यानी कि जो सेना है वो यातायात करेंगी और खान पान का ध्यान रखेंगी, पैदल सैनिकों का होता था, अश्वारोहियों का होता था और रथारोहियों का होता था तथा हाथियों का संचालन। नेक्स्ट है दक्षिण के राजा और सरदार, चोल, चेर और पांड्य, यानी कि इनको ये भी कहा जाता है दक्षिण के जो राजा सरदार हैं चोल, चेर और पांड्य भी कहा जाता है। इनके इतिहास के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत प्राचीन संगम ग्रंथ से प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि दक्षिण में राजा और जो सरदार थे उन्हें चोल, चेर कहा जाता है और इनकी जो जानकारी है वो हमें संगम ग्रंथ से पता। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं का साथ जुड़ना था, यानी कि जो उस टाइम पे क्या होता था, जो देवी देवता है ना वो अपना फेमस होने के लिए क्या करते थे? देवी देवताओं से अपना तुलना कर लेते थे, उन्हें जोड़ लेते थे कि हमें ये शक्ति प्राप्त है, ऐसे करके। शांड,
कुषाण शासकों ने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया, यानी कि जो कुषाण शासक थे ना, उन्होंने क्या करा, मूर्तियों से अपना रूप बना लिया कि हम ये है, और उन्होंने अपने आप को देवतुल्य बता दिया, यानी कि देव की तुलना में प्रस्तुत किया था कुषाण राजाओं। 14 है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, यानी कि अब क्या था, जब मौर्य साम्राज्य के बाद का उदय हुआ था गुप्त साम्राज्य। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल में माना जाता है, यानी कि जो चौथी शताब्दी है उसमें क्या था, गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, और जो सामंतवाद का था उसका भी उदय इसी काल में ही माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के साधन अभिलेख हैं, यानी कि जो गुप्त काल की जो जानकारी मिलती है उसकी हमें मिलती है अभिलेख से, सिक्के से, साहित्य से, प्रशस्तियों से। प्रशस्ति क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे, इम्पोर्टेंट है। प्रशस्ति होती है कि किसी की तारीफ में जब कुछ लिखा जाए, जैसे अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद है तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, नहीं लिख दूंगी उसकी तारीफ में, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रशस्ति हो जाएगी, मतलब प्रसन्नता से कोई चीज हमने किसी के लिए। नेक्स्ट है उदाहरण, हरिशेष की प्रयाग परिस्थिति समुद्रगुप्त हेतु, यानी समुद्रगुप्त ने क्या थी, प्रशस्ति लिखी थी हरिशेष के लिए, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फॉल वाले हलों का प्रयोग हुआ। लोहे के फॉल यानी कि देखो पहले जो थे वो लकड़ी या फिर किसी चीज के होते थे हल, लेकिन क्या हुआ फिर इधर ना लोहे की फॉल लगा दी, ठीक है। अब क्या हो गए, जो हल है वो और मजबूत हो गए, जिससे क्या होएगा, मतलब कृषि वगैरह में फायदा होएगा अच्छे से। तो क्या था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फॉल वाले हलों का प्रयोग, ठीक है, यानी कि इधर फॉल लगा दी लोहे। द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है, यानी कि अब क्या हुआ, द्वितीय शताब्दी में, ठीक है, क्या हुआ कि कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेख से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी बुनकर। तो आपको पता है जो अभिलेख थे वो ज्यादातर राजा लिखवाते थे और उसमें उनकी खुद की ही तारीफें इतनी होती थी कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कुछ अभिलेख हमें ऐसे भी प्राप्त हुए जिससे हमें जो वहाँ के व्यवसाय वाले लोग होते थे, धोबी बुनकर लिपिक, उनके बारे में भी पता लगता है। और भी है बढ़ई, कुमार, स्वर्णकार, लोहेकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्पादकों और व्यापारियों के संघ, उन्हें श्रेणी कहा जाता था, यानी कि जो उत्पादक होते थे और व्यापारी होते थे उनके संघ को श्रेणी कहा जाता था और का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इनके बारे में भी उल्लेख मिलता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेचती थी, यानी कि जो ये श्रेणियां थी उत्पादक और व्यापारियों की, ये कच्चा माल खरीदती थी और फिर उनसे सामान बनाकर बाजार में बेचती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला, यानी कि अब क्या हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नदी थे उनका मार्ग फैला, भूमार्ग था, और कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। इसका मतलब पता ही क्या है, इसका मतलब ये है कि जो व्यापार था ना वो बहुत ज्यादा अपना मतलब बोलते ना व्यापक रूप से फैल रहा था, क्योंकि अब जो जगह है मतलब जो यातायात है ना वो बढ़ रहा है, यानी अरब सागर से बढ़ रहा है, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, तो ज्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब है जो उनका व्यापार है वो काफी बढ़ रहा है। नेक्स्ट है गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। अब क्या हुआ था, जो गुप्त काल था ना, मौर्य साम्राज्य के गुप्त काल आया था, तो उस समय क्या हुआ था कि जो सिक्कों की कमी होने लग गई, तो इस समय पता चलता है कि जो वहाँ पे ना आर्थिक गिरावट आ रही थी, या तो वहाँ का, और इसके कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो रीजन हो सकता है जो वहाँ का शासक है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, या तो फिर उन पे किसी ने युद्ध कर दिया है, कई रीजन ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या थी, आर्थिक गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट है अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी कि जो अभिलेख थे ना वो साक्ष्य है, ठीक है,
अभिलेख जो थे वो इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि के महत्वपूर्ण कार्य जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो अभिलेख है वो काफी चीजों में मदद करते हैं। वहाँ के बीते काल की भाषा बताते हैं, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। यानी कि प्रस्तर मूर्तियां होती थी उस टाइम पे, जो कि वहाँ की अद्भुत कला थी। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य की पहचान भी मानी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि की धारणा की। हमने आपको बताया था ना कि जो कुषाण शासक थे वो अपने आप को देवतुल्य कहा थे। उन्होंने मूर्तियों की भी इसलिए बनाई ताकि वो अपने आप को देवतुल्य साबित कर सके। तो उन्होंने क्या करा, उपाधि भी ग्रहण कर ली। कौन सी उपाधि थी? वो देवपुत्र। संभवतः वह चीन के शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। यानी कि जो चीन के शासक थे ना, उनसे वो प्रेरित हुए जो स्वयं को स्वर्गपुत्र बताते। नेक्स्ट है, साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में दिए गए विचारों का वर्णन जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में है। यानी कि जो वहाँ की जनता होती थी ना, साधारण द्वारा राजाओं के बारे में दिए गए विचारों का वर्णन, यानी कि जो जनता ने राजाओं को डिफाइन करा है उनके बारे में जो हमें मिलता है ना वर्णन, तो वो हमें जातक या पंचतंत्र ग्रंथों में मिलता है। इनकी भाषा पाली है। पाली एक भाषा होती है, तो उसमें हमें इनका विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, तमिल संगम साहित्य में ग्रामीण समाज में विभिन्नता का उल्लेख। यानी कि अब क्या था, जो तमिल संगम साहित्य है उसमें जो है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं प्राप्त हुई हैं। वर्गों की है विभिन्नताएं भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित है। यानी कि अब क्या हुआ था, धीरे धीरे विकास होने लग गया था ग्रामीण समाज में, तो उससे क्या हुई, विभिन्नताएं आ गई। ठीक है, विभिन्नताएं हमें कैसे देखी गई कि जो भूमि के स्वामित्व पे देखी गई, यानी भूमि जो है वो अपनी हो गई। ठीक है, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित, यानी कि जो नई प्रौद्योगिकी आई, नई टेक्नोलॉजी, उसके उपयोग पर आधारित। नेक्स्ट है, छठी शताब्दी के व्यापार का माध्यम। ठीक है, यानी कि जो छठी शताब्दी की उसका व्यापार का जो माध्यम था वो था सिक्का, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। ये क्वेश्चन आता है कि जो सोने के सिक्के थे वो सबसे पहले इनके द्वारा जो है शुरू किए गए थे, तो वो थे कुषाण राजा। ठीक है, वो किए गए थे सिक्का और सोने के सिक्के सर्वप्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए थे। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों के अभिलेखों में भूमि दान का उल्लेख है। यानी कि जो ईस्वी प्रारंभिक शताब्दी है ना, उसमें अभिलेख में ये है कि भूमि दान के बारे में बताया गया है। यानी कि भूमि दान जो है वो पहले के टाइम से ही थी। भूमि दान साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए गए थे। यानी कि जो है भूमि दान किनको दिया जाता था, या तो धार्मिक संस्थाओं को या फिर ब्राह्मणों। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं को संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। यानी कि जो महिलाएं हैं उन्हें संपत्ति पे कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था उस टाइम पे। किंतु प्रभावती गुप्त, जो प्रभावती गुप्त है वो गुप्त साम्राज्य जो है उससे रिलेटेड है ये, मतलब उनकी पुत्री है ये। इसमें क्या है, भूमि की फिर से बढ़ते हैं, महिलाओं की संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, किंतु प्रभावती गुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य की है की स्वामी थी। ठीक है, लेकिन जो प्रभावती गुप्त थी ना, वो भूमि की स्वामी थी, उन्हें भूमि दान भी किया। ठीक है, उन्हें क्या हुआ कि मतलब एक पहली ऐसी महिला थी जिनको ना भूमि पे मतलब स्वामित्व था, यानी उनकी खुद की थी वो, उन्हें भूमि दान भी किया। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, भूमि दान भी किया था संभवतः क्योंकि वह एक रानी थी।
उस टाइम पे जो थी ना, वहाँ महिलाओं को तो कोई अधिकार नहीं था, लेकिन सिर्फ ये एक रानी थी, शायद इस वजह से जो है इनको भूमि पे स्वामी थी, मतलब स्वामित्व है। नेक्स्ट है भूमि दान का प्रभाव और दुर्बल होना, राजनीतिक प्रभुत्व। यानी कि अब क्या हुआ, जो भूमि दान था ना, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ का जो राजनीतिक प्रभुत्व था ना, वो दुर्बल हो गया है। नेक्स्ट है अभिलेखिक साक्ष्यों की सीमाएं, यानी कि जो अभिलेख होते हैं उनकी जो सीमाएं क्या है। हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए शब्दों को पढ़ पाना मुश्किल है, यानी कि जो अभिलेख होते थे उसमें जो लिखे होते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे जो अक्षर, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। समय के साथ इनका हल्का पड़ जाना तथा नष्ट हो जाना, ठीक है। ये है लिमिटेशन है अभिलेखों की, जो मतलब इनका क्या होता है, बहुत समय हो जाता है कि इनको तो कितने वर्ष हो जाते हैं, 1500 वर्ष या फिर अधिक ही, तो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, ये हल्के पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इससे ना सही अर्थ नहीं निकल पाता, तो ये इनकी सीमाएं हैं। वास्तविक अर्थ ना निकल पाना, भाई उसमें लिखा कुछ होता है लेकिन उसका जो रियल मीनिंग होता है वो हम नहीं समझ पाते हैं। लिखने वाले की प्राथमिकता है, अब अगर सपोज करो मैं किसी के बारे में लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी थिंकिंग है उसको ही प्रायोरिटी दूंगी, थोड़ा सा देखूंगी कि सबके नजरिए से वो है, मैं ये देखूंगी ना कि मतलब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मैं सिर्फ वही लिखूंगी। तो क्या होता था, इससे एक चीज होती थी कि हम सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ना, जो लिख रहा है ना, सिर्फ उसके नजरिए से उसके बारे में जान पाते हैं, हम सबके नजरिए से उस बात को नहीं जान पाते। तो लिखने वाले की प्राथमिकता यही है, प्रायोरिटी, ठीक है। अब नीचे कुछ महत्वपूर्ण वो है, इनको भी पढ़ लेते हैं एक बार, वैसे वीडियो काफी बड़ी होती है। और पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, जैसे ऋग्वेद का लेखन कार्य, कृषक बस्तियों का उदय, अंतिम संस्कार के नए तरीके, नगरे का उदय। यानी कि इसमें बताया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके 15 वर्षों के बाद क्या थे, उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए थे। जैसे कि सबसे पहले हुआ था ऋग्वेद का लेखन, यानी ऋग्वेद को लिखा गया था। कृषक बस्तियों का उदय, यानी कि जो कृषक बस्तियां हैं उनका उदय हुआ था। अंतिम संस्कार के नए तरीके, अब अंतिम संस्कार जो था हड़प्पा सभ्यता में आप जाके देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से मैंने समझाया कि उसमें कैसे होता था। लेकिन क्या है यहाँ पे, अब जो है वो नए चेंजेस आने लग गए थे इधर। नगरों का उदय, यानी कि अब नगरों का उदय होकर क्या था, ऐतिहासिक स्रोत, अभिलेख ग्रंथ, सिक्के, चित्र आदि, यानी कि अब क्या थे, एक ऐतिहासिक स्रोत मिलना शुरू हो गए, इस रूप में अभिलेख में, ग्रंथ में, सिक्के में और चित्र आदि। शोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, यानी कि जो शोक है ये जो अभिलेख है वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, दो लिपियां हैं जिनका जो अर्थ है वो जेम्स प्रिंसेस ने निकाला। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इसको राज्यों, नगरों, लोहे का प्रयोग और सिक्कों के विकास से जोड़ा गया है। इस समय बौद्ध, जैन धर्म तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। अब मैंने आपको बताया था जो ये बार बार आ रहा है, 6वीं शताब्दी से पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना गया था। क्यों माना गया था, इसमें क्या था, नए राज्यों का उदय हो रहा था, नगरों का विकास हो रहा था, लोहे के प्रयोग हो रहे थे, सिक्के का विकास हो रहा था, और जो इस समय क्या था, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, जिसके अंदर सबको समान माना जाता, और अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। अब है लास्ट पॉइंट, बौद्ध जैन धर्म के ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। यानी कि इसमें क्या था, जो बौद्ध और जैन धर्म है ना, उनके ग्रंथों का 16 महाजनपदों में उल्लेख मिलता है। मुख्य है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे आदि, ठीक है। यानी कि जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उसमें जो बौद्ध और जैन धर्म है उनके बारे में भी लिखा हुआ है, और जो मुख्य है ना 16 महाजनपद यहाँ लिखित है। आई होप अब आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।
और इसके इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्या कहते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आएगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।